अस्सलाम वालेकुम। आई एम हैदर अली बिजारानी। आज मैं बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी इन नेशनलिज्म बाय सर के अजीज़ के चैप्टर नंबर 2 द हिस्टोरिकल फैक्टर 2 पर रिव्यू पेश करूंगा। और सर के अजीज़ ने चैप्टर 1 में जो बात की थी वो हिस्टोरिकल फैक्टर से बात की थी 1921 तक। 1921 वो टाइम पीरियड था जब मुसलमानों, क्योंकि मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। 1921 वो टाइम पीरियड था जब मुसलमानों के बड़े क्लैशेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और मुसलमानों के और जो हिंदू कम्युनिटी के जो आपस में जो ताल्लुकात बेहतर हुए थे लखनऊ पैक्ट के बाद या लखनऊ पैक्ट से पहले, वो ताल्लुकात भी उसके बाद ख़राब हो गए। तो हिस्टोरिकल फैक्टर 2 में सर के अजीज़ ने सबसे पहले जो जिक्र किया है वो किया है साइमन कमीशन का। कि भाई जब साइमन कमीशन यहाँ पे आई जिसमें मुख्तलिफ मेंबर्स थे, तो उस कमीशन को इंडिया में ज़्यादातर रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ग्रुप ने या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई यहाँ पे कोई भी हिंदुस्तान का बंदा साइमन कमीशन में नहीं, मतलब कि कोई मुसलमान नहीं। और कांग्रेस का भी यही सेम पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कोई चीज़ फ्रेम करना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए, तो हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद हो। तो इस बात की वजह से कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। मगर जो मुसलमानों का दूसरा ग्रुप था सर मोहम्मद शफी का, उन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट दी, क्योंकि ये सर के अजीज़ ने इस बुक में मेंशन किया है। उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट आई। अगर यहाँ पे अगर हम पेज नंबर 41 पे देखें तो पेज नंबर 41 जब लिखा हुआ है कि नेहरू रिपोर्ट, तो उसमें जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो इंडिया का लॉर्ड बिर्किनहेड, तो लॉर्ड बिर्किनहेड ने अपने लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये डिक्लेयर किया, ये वाज़ेह किया कि भाई मैंने साइमन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तान का आदमी क्यों नहीं रखा था। तो उसमें यहाँ पे के अजीज़ ने ये लिखा है कि लॉर्ड बिर्किनहेड ने ये कहा कि मैंने जो साइमन कमीशन में कोई भी बंदा नहीं रखा हिंदुस्तान का, उसका मेजर रीज़न ये था कि मुसलमानों में, हिंदूज कम्युनिटीज़ में और जो बहुत इंडिया में रहने वाली कम्युनिटीज़ थी उसमें बड़े क्लैशेस थे आपस में। अगर मैं मुसलमानों की कम्युनिटी से कोई बंदा साइमन कमीशन में रख लेता तो सिख कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग और जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग थे वो इस बात को डिनाउंस करते, इस बात को रिजेक्ट करते। तो इस बात की वजह से मैंने एक ऐसी स्कीम तैयार की, मैंने एक ऐसी कमीशन तैयार की जिसमें सिर्फ मैंने न्यूट्रल ब्रिटिश को रखा कि भाई आप जाएं, आप वहाँ पे देखेंगे मुसलमानों के साथ, हिंदूज के साथ, सिख कम्युनिटी के साथ कौन से इश्यूज चल रहे हैं, और उस इश्यूज को देखकर हम उनके लिए कोई आइन तैयार करेंगे, हम उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो ये यहाँ पे पेज नंबर 41 में सर के अजीज़ ने मेंशन किया है कि लॉर्ड बिर्किनहेड ने ये डिफाइन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट में जो जिस पे मुसलमानों की सियासत अटकी हुई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दिया गया, और नेहरू रिपोर्ट में यह था कि सेंटर को पावरफुल करें। अब यहाँ पे देखें, अगर सेंटर को पावरफुल किया जाता तो वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन थी 25%, और 25% किसी एक जगह पे नहीं थे। कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे, जैसे कि बंगाल, जैसे कि पंजाब। मगर 25% पॉपुलेशन के बुनियाद पर वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो सेंट्रल जितना पावरफुल होगा मुसलमानों की डोमिनेंसी उतनी कम होती जाएगी। तो ये भी बात मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है सर के अजीज़ ने, दी कमिंग ऑफ फेडरेशन। तो इस बात को हल करने के लिए, क्योंकि जब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसके अगेंस्ट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक हुई जिसमें कांग्रेस नहीं गई, और मुस्लिम लीग और दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे वो मौजूद थे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक के ख़त्म होने के बाद मुसलमान वहाँ पे ये समझ गए कि ब्रिटिश के लोग या ब्रिटिश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को यहाँ पे अटेंड करवाया जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तब उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड में
ब्रिटिश के दरमियान और कांग्रेस के दरमियान कुछ मुआहदे हुए जिसे लॉर्ड अर्विन गांधी अर्विन पैक्ट भी कहा जाता है। और उसमें सेकंड कांग्रेस की वहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस ने शिरकत की, जिसमें गांधी ने शिरकत की, मगर वो भी फेल ही हो गई इसकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ऐसे कह सकते हैं कि फेल थी। अब जब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद सर के अजीज ने यहाँ पेज नंबर 47 पे मेंशन किया है कि ब्रिटिश ने अपना फार्मूला तैयार कर दिया, 1935 का एक्ट या 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ये था जिसमें हिंदूज कम्युनिटी को हद से ज़्यादा फेवर दी गई और मुसलमानों को फेवर नहीं थी, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट उसमें यह था कि उसमें सेंटर को पावरफुल रखा गया। अब देखें, अगर सेंटर जितना पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा डोमिनेंसी होगी मेजॉरिटी की, और मेजॉरिटी वहाँ पे थी हिंदूज कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी और मुसलमान थे माइनॉरिटी में। और 1935 का एक्ट आया तो उस 1935 के एक्ट के बाद ही इलेक्शंस हुए 1937 में। और 1937 में जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी से इलेक्शन को विन किया। जब इलेक्शन को विन किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ आप कुछ मुआहदे करें। जब मुआहदे होंगे उस मुआहदों के बाद ही हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। अब सबसे जो मेजर उनका पॉइंट था वो ये था कि भाई जो प्रोविंसेस का गवर्नर है वो प्रोविंसेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखें, मुसलमानों को जहाँ जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज में थे वहाँ पे मुसलमानों के जो राइट्स थे वो सिक्योर इस बात की वजह से वो समझ रहे थे कि भाई अगर हमारे हकूक़ के ऊपर कोई भी बात हुई तो गवर्नर हमें सिक्योरिटी देगा, हमारे इंटरेस्ट सर्व हो जाएंगे। मगर यहाँ पे तो कांग्रेस वालों ने एक ऐसी बात कही जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी कि भाई कभी भी यहाँ पे गवर्नर इंटरफेयर नहीं कर सकता प्रोविंसेस में। फाइनल इनके दरमियान एक समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ और जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत इनकी इन बातों को माना गया। अब जब कांग्रेस की हुकूमत हुई तो कांग्रेस की हुकूमत के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम दिया, और जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत बनी तो मुस्लिम लीग ने बड़ी कोशिश की कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया जाए। तो यहाँ पर पेज नंबर 50 पे सर के अजीज ने मेंशन किया है कि कांग्रेस ने वाज़ेह कहा कि आप या तो हमारे अंदर मर्ज हो जाएं, मतलब कि अपनी पार्टी को ख़त्म कर दें, मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दें, तो फिर हम आपके साथ मिलकर बैठकर कोई बात करेंगे। अगर आपकी पार्टी रही मुस्लिम लीग, हम आपके साथ कभी भी बात नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये ऐसी बातें थी जिसके बाद ये लगा कि मुसलमानों के लिए कोई ऐसी स्टेट हो जहाँ पे वो रह सके, क्योंकि अब कांग्रेस के रूल के बाद मुसलमान ये समझ चुके थे कि कांग्रेस के डोमिनेंसी में यहाँ पे हिंदू राज इम्पोज हो सकता है, मगर ऐसा ही कोई भी गवर्नमेंट इम्पोज नहीं हो सकती जो हम सब के लिए हो, मतलब कि मुसलमानों के लिए भी हो। उसके बाद क्या हुआ कि 2 सालों के बाद कांग्रेस वालों ने इस्तीफाएं दे दी, रिज़ाइन किया 1939 में। तो जब रिज़ाइन किया तो उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 52 पर सर के अजीज़ ने लिखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन, पारसीज और बहुत सी कम्युनिटीज़ के लोग थे जिन्होंने मिलकर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, निजात का दिन मनाया कि हम कांग्रेस से आज़ाद हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इतना बड़ा टफ टाइम दिया था हर कम्युनिटी के लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 53 पर सर के अजीज ने एक हेडिंग दी है टुवर्ड सेपरेशन। अब टुवर्ड सेपरेशन में यह है कि जब कांग्रेस का रूल हुआ तो कांग्रेस के हुकूमत के बाद पूरे मुसलमान समझ चुके थे कि कांग्रेस की हुकूमत में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि पहले कुछ ऐसे बंदे थे जो कांग्रेस के साथ रहना चाहते थे, मगर कांग्रेस की पॉलिसीज के तहत उन्होंने भी समझ लिया कि हमारी इंटरेस्ट तभी सर्व होगी जब हमारे लिए कोई अलग मुल्क होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ, या ये कहें कि कांग्रेस की हुकूमत ने ही पाकिस्तान के आइडिया को डेवलप करवाया। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे सर के अजीज़ ने पेज नंबर 54 पर लिखा है कि ये जो आइडिया था इसकी बड़ी एवोल्यूशन हुई, डे बाय डे बहुत टाइम पीरियड से एवोल्यूशन हुई थी, क्योंकि पहले 1930 में
सर मोहम्मद इकबाल ने एक स्पीच की थी, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सर मोहम्मद इकबाल ने कोई आज़ाद मुल्क की डिमांड की थी या पाकिस्तान की डिमांड की थी। ऐसा नहीं था। सर मोहम्मद इकबाल ने एक डिमांड की थी। उसने कहा था कि कोई ऐसी हुकूमत हो, सॉरी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मुसलमान अपने नज़रियात के बुनियाद पर रहें। मतलब कि चाहे वो ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट क्यों न हो, मगर कांग्रेस की रूल वहाँ पे नहीं हो, क्योंकि मुसलमानों के का कल्चर अलग है, उनका वे ऑफ लाइफ अलग है, तो वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जिनके लिए एक अलग सिस्टम हो। ये हुई थी डिमांड 1932 में। उसके बाद 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस वक्त चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नारा लगाया था, नाउ और नेवर के तहत। और उसने जो पाकिस्तान का जो पी था वो पंजाब से लिया, ए लिया अफगान प्रोविंसेस से, के लिया कश्मीर से, एस लिया सिंध से, और तान फॉर बलूचिस्तान। और उसकी जो लिटरल मीनिंग थी वो थी लैंड ऑफ द प्योर पीपल। तो मतलब कि उसके बाद आइडियाज डेवलप हुए कि भाई हमारे लिए कोई मुल्क बनना चाहिए। फिर क्या हुआ कि जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जब बड़ा टफ टाइम दिया, तो फिर 1938 और 1939 के दरमियान कुछ मुस्लिम्स थे, जिसमें अब्दुल लतीफ़ ऑफ हैदराबाद था। एक बंदा था जिसने जोनल स्कीम दी कि भाई कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया जाए। तो ये एक प्रोसेस थे जिसके तहत मुसलमान सोचने लगे कि भाई हमारे लिए कोई अलग कंट्री हो। उसके बाद क्या हुआ कि 1940 में कायदे आज़म, वो जो प्रोसेस था, वो जो एवोल्यूशन थी, उसको 1940 ने कायदे आज़म ने ये ओपनली डिमांड की पाकिस्तान रेजोल्यूशन में कि भाई हमारे हुकूक, हमारे इंटरेस्ट तभी सर्व हो सकते हैं जब हमारे लिए कोई अलग मुल्क हो, क्योंकि हम यहाँ पे कांग्रेस की डोमिनेंसी में नहीं रह सकते। और कांग्रेस की 2 साल की हुकूमत, राउंड अबाउट 2.5 ईयर्स की हुकूमत ने बड़ा टफ टाइम दिया मुसलमानों को। इसलिए हमारे हकूक तब ही सर्व होंगे जब हमारे लिए कोई सेपरेट कंट्री होगा। फिर क्या हुआ, तो उसके बाद 1940 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ओपन क्लेम किया कि भाई हमारे लिए कोई अलग मुल्क हो। अब जब ये डिमांड हुई, तो उस डिमांड के बाद क्या हुआ कि क्रिप्स ऑफर आई। अब क्रिप्स ऑफर कब आई? 1942 में। अब 1942 वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। और वर्ल्ड वार 2 के चलने के बाद उस वक्त जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत का मानना ये था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करवाए जाएं। तो उस क्रिप्स मिशन में यह था कि भाई आप हमारे साथ कोऑपरेशन करें इस वर्ल्ड वार 2 में। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद हम आपके यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, और उसके साथ साथ हम असेंबलीज बनाएंगे, और असेंबलीज के जो लोग होंगे वो भी आपसे ही, मतलब कि वही आपके लोग होंगे, और वही लोग असेंबलीज के अपने आप का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे पेंसिली स्टेट भी उस असेंबलीज में ज्वाइन कर सकती हैं। मगर इस बात को यहाँ पे लिखा गया है पेज नंबर 62 और 63 पर के क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इस पॉइंट पे रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब कि ये ऐसा चेक है जिसकी तारीख ख़त्म हो चुकी है। और मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने इस बात पर रिजेक्ट किया कि उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, तब हम रिजेक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी ने वेरी फर्स्ट टाइम ओपन रिबेलियन का ऐलान किया, जिसे 1942 में कहा जाता है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं, मतलब कि ब्रिटिश वालों को कहा। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो थी, उसमें जिन्ना ने इस मूवमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले डिवाइड करो, बाद में यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ब्रिटिश वाले यहाँ से चले गए तो ये हम कांग्रेस की डोमिनेंसी में रह जाएंगे और हमारे इंटरेस्ट कभी भी सर्व नहीं होंगे। जब ये तहरीकें चलाई गई तो 1942 में जो कांग्रेस की हुकूमत थी, गवर्नमेंट के लोग थे, उनको अरेस्ट करवाया गया। और अरेस्ट करवाने के बाद मुसलमान और मुस्लिम लीग और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी को बढ़ाया, उन्होंने अपनी पावर को गेन किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक कांग्रेस का एक लीडर था राजगोपाल आचार्य, जिसने सीआर फार्मूले देने की कोशिश की, जिसमें पेज नंबर 64 पर सर के अजीज ने मेंशन किया है
उन्होंने एक कोशिश की कि मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं और ताल्लुकात बेहतर करने के साथ मुसलमानों को इस बात पे हम आमादा करें कि भाई आप हमारे साथ मिलकर यहाँ पे हम ब्रिटिश को भगा लें, उसके बाद हम डील करेंगे कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो उस सीआर फार्मूले के बाद ही 1944 में इसके गांधी जिना टाक्स होते हैं, और गांधी जिना टाक्स वो भी फेल हुए क्योंकि गांधी जिना टाक्स में यह था कि आप किसी भी वे पे पाकिस्तान की बात से हट जाएं, मतलब कि आप पाकिस्तान की डिमांड ना करें, आप और हम मतलब कि हिंदूज और मुसलमान हम मिलके चलेंगे। मगर कायदे आजम ने जो देख लिया था, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी 1937 में, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये अंदाज़ा था कि अगर यहाँ से ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद कभी भी ये मुसलमानों की इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगे। तो ये भी एक जो टास्क थी वो फेल हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जिना टास्क के बाद ये था कि वेवल ने एक प्लान दिया। वेवल ने ये कहा कि भाई ठीक है, अगर वेवल ने यह कहा कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम ये करेंगे कि उसमें मुसलमान भी रखेंगे, उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी रखेंगे और दूसरी माइनॉरिटीज़ के लोग भी रखेंगे, जिसमें यह कहा गया कि 5 लोग होंगे मुसलमानों के। और उसके बाद ये भी कहा गया वेवल प्लान के बाद जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह था कि भाई जो 5 हैं उसमें 4 होंगे मुस्लिम लीग के, एक बंदा किसी और पार्टी का, जैसे कि कांग्रेस का कोई मुस्लिम लीडर होगा मुसलमान मगर किसी और पार्टी का। मगर मुस्लिम लीग ने इस बात को रिजेक्ट किया। मुसलमानों ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जमायत है वो सिर्फ मुस्लिम लीग है, तो जो 5 मेंबर्स होंगे वो भी मुसलमानों के होंगे। तो इस बात के बाद क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए, क्योंकि अब इस बात को डिफाइन करना था, इस बात को ये डिफाइन करना था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पीरियड में 1945 के टाइम पीरियड में ये क्लेम कर रहे थे मुसलमानों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मुस्लिम लीग वाले। तो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो सेंटर की सीटें थी वो सारी मुस्लिम लीग ने विन की, और जो प्रोविंसेस सीट्स थी मुसलमानों की 492, और 492 में 428 जो सीट्स थी वो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने विन की। तो ये बिल्कुल डिफाइन हो गया, ये क्लियर हो गया कि भाई मुसलमानों को अगर कोई जमात रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे इंडिया में तो वो है मुस्लिम लीग। तो इस बुनियाद पर जो 5 सीटें हैं वो आप मुस्लिम लीग को ही दें कि वो कौन कौन से बंदे को असाइन करती है, या वो उन 5 सीटों पे कौन से बंदों को मुंतखब करती है। तो उसके बाद ये हुआ कि 3 जून प्लान आया जिसमें ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान बनेगा, मगर ये कैसे बनेगा उसके बाद माउंटबेटन ने आगे आकर डिफाइन कर लिया। तो इसमें पेज नंबर 69 पर के अजीज़ ने ये लिखा है कि पैराग्राफ नंबर 2 पे उन्होंने ये समझ लिया था कि ये कभी भी आपस में नहीं रह सकते और पाकिस्तान अब बनेगा, क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये था मेरा चैप्टर नंबर 2, और इंशाल्लाह मैं वेरी सून जो चैप्टर नंबर 3 है बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज़ पर बात करूँगा। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।